हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर मॉड्यूल सीरीज। तो मॉड्यूल 1 में हमने 1.0.0 टॉपिक कवर किया था और इस वीडियो में हम 1.0.1 टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े थे हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक शॉर्ट रिकैप। हमने पढ़ा था बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट को आउटपुट में। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आउटपुट्स किसके हो रहे, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स बहुत सारे टाइप के हमने पढ़े थे, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट, पब्लिक गुड्स, मैरिड, नॉन मैरिड या फिर डीमैरिड गुड्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेंट्री, एक्यूमुलेशन। बिजनेस का एम क्या था? प्रॉफिट और सरप्लस। एनपीओज जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका एम होता है सोशल बेनिफिट्स। प्रोडक्शन में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाई टू प्रोड्यूस। फाइनेंशियल डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं, जैसे व्हेन टू रेज फंड्स, वेयर टू रेज फंड्स, मैच्योरिटी एंड टर्म्स कंडीशंस। इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करती है रैशनल और ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में। देन ये सारे पॉइंट्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, बट इकोनोमिया जो है उसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्लियर नेम क्या है इकोनॉमिक्स का? पॉलिटिकल इकोनॉमी। और एडम स्मिथ जो थे वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में उन्होंने वो पब्लिश की। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक 1.0.1 से, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। यही आपकी हेडिंग है मॉड्यूल में। सबसे पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद आप मॉड्यूल रीड कर लेना दैट आप कनेक्ट कर सको जो भी चीज हमने पढ़ी है वही मॉड्यूल में लिखी है। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ है इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज ओइकोनोमिया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नाउ अर्लियर नेम क्या है इकोनॉमिक्स का? तो टिल द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि उसमें हम ये पढ़ते थे कि गवर्नमेंट और सोसाइटीज कैसे वेल्थ को मैनेज करती है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मैंने अभी आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कब पब्लिश करी थी? 1776 में। एंड एडम स्मिथ को फर्स्ट मॉडर्न वर्क, जो इन्होंने बुक लिखी थी, इसको फर्स्ट मॉडर्न वर्क माना जाता है इकोनॉमिक्स का। नाउ इसका पॉपुलर नेम द वेल्थ ऑफ नेशंस भी है और इसका कंप्लीट नेम ये है। और ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। नाउ हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले? इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीज है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड है प्रिंसिपल पे इकोनॉमिक्स के, और ये हमें हेल्प करती है बिजनेसेस को अच्छे से समझने में, बेटर डिसीजंस लेने में, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कॉस्ट और रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल दिया है मॉड्यूल में, तो उसी एग्जाम्पल को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो सपोज उन्होंने बोला है कि आपका बर्थडे है, आप ऐसा मान लो, और आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपीज दिए हैं एज योर बर्थडे गिफ्ट। आप फ्री हो उसको स्पेंड करने के लिए, आप जैसे चाहो उसको स्पेंड कर सकते हो। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कि आप एक पार्टी कर सकते हो जिसमें पूरे 1000 रुपीज खर्च हो जाएंगे। आप खुद के लिए एक ड्रेस खरीद सकते हो। आप जो है थर्ड ऑप्शन है कि आप मूवी के लिए जा सकते हो और आप रेस्टोरेंट में कुछ खाने जा सकते हो। तो आप वहां पे पैसे डिवाइड कर लोगे 400 और 600 में। आपके पास फोर्थ ऑप्शन है कि आप एक बुक खरीद सकते हो और रिमेनिंग मनी आप सेव कर सकते हो। 500 की बुक आ जाएगी, 500 सेव कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आप सारे ऑप्शंस एक साथ नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज है जिसमें ये सारी चीजें अगर आप करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। तो आपके पास लिमिटेड मतलब स्केर्स रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे रिसोर्स क्या है? आपकी रिसोर्स है आपकी मनी, जो आपकी मम्मी ने आपको दी है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पे आ जाती है कि मनी लिमिटेड है, तो आप एक डिलेमा फेस करोगे, कंफ्यूजन फेस करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ कॉम्बिनेशन आप अपने आप बना सकते हो, बट आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर 1000 का ही आना चाहिए, ठीक है। आप इस मैटर में क्या करोगे? आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करोगे जिससे आप बेस्ट यूज कर सको अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस का। लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास 1000 रुपीज ही है, तो आप क्या करोगे? आप इवेल्युएट करोगे सारे ऑल्टरनेटिव्स, जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, कंपेयर करोगे उनके बेनिफिट्स, और जो चीज आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा आप उस ऑप्शन को चूज करोगे, ठीक है। यही वो एग्जाम्पल में बोल रहा है। ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए अप्लाई होती है।
सेम प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, हर इंडिविजुअल, हर फैमिली, हर सोसाइटी, हर कंट्री, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी। सो जो चॉइसेस हैं वो क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होता है, ठीक है? हमें देखना होता है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे और उसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन चूज़ करना होता है और बाकी सारी चीज़ों को हमें छोड़ देना होता है। तो यहाँ से निकल के आते हैं हमारे 2 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। चाहे हमें कितना भी मिल जाए बट हमें उसके बाद भी चाहिए। मोबाइल फ़ोन खरीद लिया तो आपको वायरलेस ईयरफ़ोन्स चाहिए, बाइक खरीद ली तो कार चाहिए, घर खरीद लिया तो और बड़ा घर चाहिए। तो वांट्स जो हैं वो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी। बट मीन्स टू सैटिस्फाई वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। जैसे अभी हमारे पास एग्ज़ाम्पल में सिर्फ 1000 रुपीज़ थे। तो हमारी जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है बट हमारे पास उनको वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो मीन्स टू सेटिस्फाई मीन्स इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है? इस रिसोर्सेज में आपकी मनी, टाइम, लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल, मशीन सब कुछ आ जाता है, ठीक है? सो आपको क्या करना पड़ता है? आपको चूज करना पड़ता है। तो आपको याद रखने हैं 2 फंडामेंटल फैक्ट्स। फर्स्ट इज human wants are unlimited and second is means to satisfy wants are relatively scarce। relatively scarce वर्ड आपको याद रखना है, ये भी आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा। now next is meaning of economics। so economics is the study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of people in society। so जब आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप कैसे उन्हें यूज करोगे, कैसे उन्हें यूटिलाइज करोगे जिससे आप अपनी वांट्स को पूरा कर सको सोसाइटी में, ठीक है? तो हमें इकोनॉमिक्स ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे हमें अपनी रिसोर्सेज यूज करनी है और गुड्स और सर्विसेज जो हम बनाएंगे वो किसे मिलेंगे, ठीक है? नाउ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को अलग अलग यूजेस के लिए सो दैट जो वो रिसोर्सेज है वो यूज हो सके और मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सके। सपोज एक फार्मर है और उसके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है तो वो व्हीट ग्रो कर सकता है, राइस ग्रो कर सकता है, वेजिटेबल ग्रो कर सकता है, बट वो इन तीनों में से क्या ग्रो करेगा जिसमें उसे हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट होगी। हाईएस्ट बेनिफिट जिससे उसे मिलेगा वो चीज ग्रो करेगा क्योंकि ग्रो तो उसे एक ही करनी पड़ेगी। नाउ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे थे यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे हमारा आया था अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाद हमारा आया एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स की बिलीव करती है कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्स तो हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है बट हम उनको इफेक्टिवली यूज करें, ठीक है? मतलब कि मिनिमम वेस्ट हो, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। जैसे एक फैक्ट्री है वो मॉडर्न मशीन्स को यूज करती है प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा गुड्स सेम अमाउंट ऑफ लेबर और रॉ मटेरियल के साथ। लेबर नहीं बढ़ाया उसने बट वो अपनी मशीन्स को ऐसे यूज कर रही है कि गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना है गुड्स और सर्विसेज में। जैसे कैसे कॉटन से क्लोथ बनाने हैं, मिल्क से चीज बनाना है, आयरन से स्टील बनाना है, व्हीट से ब्रेड बनाना है। सो ये क्या है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों के बीच में। जैसे कि फूड ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे मार्केट में, रिटेल शॉप्स में और थ्रू पीडीएस सिस्टम। देन मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जो अबव डेफिनेशन है, जो ये वाली डेफिनेशन है हमारी, ये किस पे फोकस करती है? मेनली एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज पे और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स पे। बट ये जो अप्रोच है ये किसको बिलोंग करती है? मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। ऑल्दो डेफिनेशन करेक्ट है बट ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये एज्यूम करके चलती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, जो स्किल्स हैं वो भी फिक्स्ड है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी फिक्स्ड है। तो ये मेनली स्टडी करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस्ड होने चाहिए, कितने गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए और कैसे वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो लिमिटेशन है इस डेफिनेशन की जो लिमिटेशन है जो बुक में दी हुई है दैट इज कि 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हैं वो इसमें फुली कवर्ड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये एक्सप्लेन तो करती है स्केर्सिटी को, एलोकेशन को अच्छे से, बट ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती उन इश्यूज को जो हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स में फेस कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब।
सो यही पूरे पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको पॉइंट में बता दिया। नाउ क्विक रिविजन। सो जो बर्थडे गिफ्ट था वो एग्जाम्पल था स्केर्सिटी और चॉइस का। 1000 हमें क्या दिखा रहा था कि हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है और बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो फोर्स करती है हमें चॉइस करने के लिए। तो हम चूज करते हैं ऑप्शन जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। जो ह्यूमन बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है मतलब जो मीन्स है वो रिलेटिवली स्केर्स है। तो ये भी आप याद रखना, मीन्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? रिसोर्सेज के लिए। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज का। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स फोकस करती है स्केर्सिटी और एंड रिसोर्स अलोकेशन पे। और ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सारी चीजें मॉडर्न इकोनॉमिक्स की है। कौन कौन सी? जैसे जो भी हम अभी इशू फेस कर रहे हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सबको कवर नहीं करती। Now, let's move forward. So, growth in the productive capacity of modern economics. ये जो हेडिंग है ये बुक में नहीं दी हुई है, जस्ट एक पेज है, पेज नंबर 1.4, तो उससे मैंने हेडिंग्स बना दिए खुद से। सो ग्रोथ इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सो रीजन क्या है ग्रोथ के? ठीक है, जो हमारी कंट्री है वो आज प्रोड्यूस कर पा रही है गुड्स और सर्विसेज बहुत ही रैपिडली। ठीक है, टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो कैसे इतना चेंज आ रहा है? सो फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा लोगों को काम चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की वो भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। दोनों में ही क्या हो रहा है? जो वर्क फोर्स है वो बढ़ रहा है। देन सेकेंड पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो न्यू नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि शेल गैस, न्यू मिनरल डिपॉजिट, बेटर क्वालिटी आयरन ओर। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम यूज कर रहे हैं एडवांस मशीन्स, मॉडर्न फैक्ट्रीज, इंप्रूव फार्मिंग इक्विपमेंट्स, बेटर माइनिंग टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सो सिर्फ रिसोर्सेज ही इंक्रीज नहीं हो रही है नंबर में, लेकिन और भी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ रिसोर्सेज नंबर में इंक्रीज नहीं हो रही, उनकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि ज्यादा फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ज्यादा मशीन्स लाई जा रही हैं, रोड्स ज्यादा बन रही है, स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो जो क्वालिटी है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की वो भी इंप्रूव हो गई है। अब जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो गई है। जैसे कि मॉडर्न मशीन्स जो है वो गुड्स को जल्दी जल्दी बनाती है, जल्दी प्रोड्यूस करती है और डिफेक्ट्स भी कम आते हैं। जो पहले मशीन्स यूज होती थी जब उससे प्रोडक्शन होता था तो उसमें डिफेक्ट्स बहुत आते थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर एजुकेशन एंड स्किल्स। तो आजकल जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो भी बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा बेटर क्वालिटी गुड्स बन रहा है, ज्यादा आउटपुट हो रहा है और वेस्टेज भी कम हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है नई और ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये जो एनर्जीज है ये रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और रिड्यूस करती है डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे। सो इसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। सो ऑल्दो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होती। कभी कभी जो प्रोडक्शन और इनकम है उसमें डिक्लाइन भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये 2007 और 2008 में आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस ने सफर किया था लॉस, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो गया था। नेक्स्ट इज कोरोना पेंडेमिक जो 2019 में आया था, जहाँ पे हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज हो गई थी, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था, लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी थी, इनकम भी डिक्लाइन हो गई थी। तो ये सारी चीजें हुई थी, इकोनॉमी में जो डिमांड थी वो भी फॉल हो गई थी, कम हो गई थी। नेक्स्ट इज आइडल रिसोर्सेज ड्यूरिंग रिसेशन। सो इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे जो फैक्ट्रीज होती है वो बंद हो जाती है, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मशीन्स भी अनयूज रहती हैं। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होती हैं वो भी आइडल रहती हैं, खाली रहती है। सो मेन रीजन क्या है? इनएफिशिएंट डिमांड। लोग जो है वो बाय करते हैं फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन। सो ड्यूरिंग कोविड-19 जो हॉस्टल्स थे वो खाली थे, जो एयरलाइन फ्लाइट्स थी वो कैंसिल थी, शॉपिंग मॉल्स थे वो बंद थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था? डिमांड ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए ग्रोथ भी नहीं हुई थी। तो हमेशा जो प्रोडक्शन और इनकम है वो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन हमेशा ही बढ़ेगा।
जो अभी हमने रीजंस पढ़े कि इन सारे रीजंस की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है, ग्रो करती है। बट यहाँ पे हमें दिया है मॉड्यूल में कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें ये हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें इन्हें कंसिडर करके चलना होता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज क्या हो सकती है जिससे हमारी डिमांड पे, हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ कंसर्न नहीं है अलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज से, ठीक है। ये हमें और क्या बताती है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज यूज्ड, कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो यूज हो सकती है। जैसे शुड लैंड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑफ और इंडस्ट्रीज, क्या कोई लैंड एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करते हैं वेज कि वो कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बेटर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जैसे कि जिससे जो फैक्ट्री का आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो कभी कभी फुल्ली यूज होती है और कभी कभी खाली भी रहती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे जो शॉपिंग मॉल्स थे वो कभी कभी बंद भी पड़े थे, या जो हमारी फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी, वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा था, मशीन्स बंद थी। नाउ नेक्स्ट इज डे टू डे इकोनॉमिक इश्यूज। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंजेस इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज। तो जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के वो चेंज होते रहते हैं। जैसे पोटैटो के, जैसे वेजिटेबल्स के प्राइस हो गए, जैसे कि टमाटो के प्राइसेस कभी इंक्रीज हो जाते हैं जब रेनफॉल अच्छी नहीं होती, ठीक है। पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्राइसेस तो आपने देखा होगा कि हमेशा ही कभी भी फिक्स नहीं रहते, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही पेट्रोल के प्राइसेस हो गए। तो इसीलिए हमें बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं क्योंकि चीजों के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन जर्नल प्राइस लेवल, जैसे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेरिटी ऑफ सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज इंजॉय करती हैं हाई इनकम, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो उसकी वजह से भी क्या होता है, इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट इज पॉवर्टी इन अदर कंट्रीज। कुछ कंट्रीज तो इंजॉय करती हैं बट कुछ कंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ केयर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो इसकी वजह से हमारी कंट्री को स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स ऑफ सम फर्म। कुछ फर्म्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स को इकोनॉमिक लॉस होता है। देन कुछ बिजनेसेस को क्या होता है, लॉस होता है। क्यों? कम डिमांड की वजह से, हाई कॉस्ट की वजह से, पुअर मैनेजमेंट की वजह से और कॉम्पिटिशन की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स डेवलप करती है एनालिटिकल अप्रोच जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एनालाइज करने में अलग अलग सिचुएशंस और लॉजिकल डिसीजंस लेने में। सो इकोनॉमिक प्रोवाइड करती है मॉडल और फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें अलग अलग मॉडल, थ्योरीज और फ्रेमवर्क देती है जो हम अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। सो इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमें चूज करने में हेल्प करती है फ्रॉम द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से हम क्या चूज करें, इसमें इस डिसीजन को लेने में इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। सो हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स, कंपेयर करते हैं कॉस्ट और बेनिफिट्स, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट ऑप्शन। सो अ कंपनी डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी, ठीक है, एक नई मशीनरी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज, फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स। देन एडवर्टाइजिंग करनी है या नहीं करनी है, रिसर्च और डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी के पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो डिसाइड करेगी कि इन तीनों में से वो किस में इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर सकती है। तो ये उसके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर वो कंपेयर करेगी कॉस्ट और बेनिफिट्स, और फिर इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज, इन सबसे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट मे बी कॉज्ड बाय इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। सो इकोनॉमिक्स अकेले सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। Next is final benefit of studying economics. So although
जो इकोनॉमिक्स है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, बट ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में एक प्रॉब्लम को करेक्टली, एनालाइज करने में अलग-अलग सिचुएशन, उनको लॉजिकली सोचने में, सुटेबल सॉल्यूशन फाइंड करने में और बेटर डिसीजंस लेने में। सो फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है और वो फेस कर रहा है फॉलिंग सेल्स, तो वो क्या एनालाइज करेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या आ रही है, मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या-क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को और कंज्यूमर इनकम। सो ये सारी चीज़ें वो देखने के बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। नाउ क्विक रिविजन। सो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसके रीजंस हमने पढ़ लिए। सो जैसे क्या क्या रीजन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल, बेटर मशीन्स, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड स्किल्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा स्मूथ नहीं होती, ठीक है, हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन के कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। देन इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं अलोकेशन ऑफ scarce resources, increasing productive capacity, and the fluctuations in resource utilization. Economics help करती है हमें एनालाइज करने में प्राइस चेंज, इन्फ्लेशन, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, बिजनेस प्रॉफिट एंड फेलियर्स। इकोनॉमिक्स डेवलप करती है एक एनालिटिकल अप्रोच और प्रोवाइड करती है मॉडल फ्रेमवर्क्स जिससे हम अपने डिसीजंस ले सकें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स से। तो जो इकोनॉमिक्स है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बट वो हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इशू, एनालाइज कर सकें ऑल्टरनेटिव्स और डिसीजंस ले सकें। तो अब एक बार आप रीडिंग कर लेना इस वाले टॉपिक की 1.0.1। यहाँ से द टर्म इकोनॉमिक्स से ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, 2 फंडामेंटल फैक्ट समझा दिए, ये पूरी थ्योरी मैंने पॉइंट्स में समझा दी। सो यहाँ तक आप पढ़ सकते हो इसको और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से।